दोस्तों, यह कहानी है एक ऐसी महिला की जो अपने पति से तलाक ले चुकी थी। लेकिन जब वह उसी अस्पताल में अपनी डिलीवरी के लिए पहुंची जहां उसका पूर्व पति डॉक्टर था, तो वहां का माहौल एकदम बदल गया। जैसे ही वह अस्पताल में दाखिल हुई, उसे असहनीय दर्द होने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, अपने पैर पटकने लगी, क्योंकि उसका डिलीवरी का समय नजदीक आ चुका था। तभी वहां मौजूद डॉक्टर और नर्सें दौड़कर उसके पास पहुंचे। जब डॉक्टर ने उस महिला को देखा तो वह एकदम स्तब्ध रह गया और उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। दोस्तों, वह महिला कोई और नहीं बल्कि उसी डॉक्टर की तलाकशुदा पत्नी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों को तलाक लेना पड़ा? उनकी कहानी क्या थी? आइए इस कहानी को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, यह कहानी है हिमाचल प्रदेश के एक छोटे से शहर शिमला की। यहां एक व्यक्ति रहते थे जिनका नाम था रमेश शर्मा। रमेश एक सरकारी कर्मचारी थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम था अनन्या। अनन्या उनकी इकलौती संतान थी, इसलिए रमेश और उनकी पत्नी उसका बहुत ध्यान रखते थे। अनन्या कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी और उसका लालन पालन बड़े लाड प्यार के साथ हुआ था। रमेश के पास अच्छी खासी संपत्ति थी, जिसके चलते अनन्या को किसी चीज की कमी नहीं थी। वह महंगे कपड़े, महंगे रेस्तरां और शानदार गाड़ियों में घूमने की शौकीन थी। रात को दोस्तों के साथ पार्टियां करना, महंगे फोन का इस्तेमाल करना, यह सब उसके जीवन का हिस्सा था। रमेश उसे कभी नहीं टोकते थे और उसकी हर इच्छा पूरी करते थे। समय बीता और अनन्या ने ग्रेजुएशन पूरा कर लिया। रमेश ने सोचा कि अब उनकी बेटी की शादी कर देनी चाहिए। उन्होंने अनन्या से इस बारे में बात की। अनन्या ने पहले तो शादी से मना किया, क्योंकि वह आगे पढ़ाई करना चाहती थी और अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहती थी। लेकिन रमेश ने उसे समझाया कि वह शादी के बाद भी पढ़ाई जारी रख सकती है। उन्होंने वादा किया कि वह ऐसा लड़का ढूंढेंगे जो अनन्या की पढ़ाई और सपनों का समर्थन करे। आखिरकार अनन्या शादी के लिए मान गई। रमेश ने अपने पुराने दोस्त के बेटे विवेक से अनन्या की शादी तय कर दी। विवेक के पिता हरि सिंह एक साधारण किसान थे। उनके पास न तो बहुत धन था, न ही ऊंचे शौक। लेकिन उनका बेटा विवेक मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था और उसका सपना था कि वह एक दिन डॉक्टर बने। कुछ समय बाद अनन्या और विवेक की शादी बड़े धूमधाम से हो गई। लेकिन शादी के बाद जब अनन्या अपने ससुराल पहुंची तो उसे वहां का माहौल अपने मायके से बिल्कुल अलग लगा। वहां न तो महंगे रेस्तरां में खाना खाने की आदत थी, न ही शानदार गाड़ियों में घूमने का शौक। विवेक के माता पिता उसे बार बार समझाते कि वह इस घर की बहू है और उसे थोड़ा संयम बरतना चाहिए। छोटे कपड़े पहनने और ऊंचे शौक रखने की बजाय उसे परिवार की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अनन्या को यह सब सुनना अच्छा नहीं लगता था। वह कहती कि अगर उसे अपने शौक पूरे करने की आज़ादी नहीं मिलेगी तो वह इस घर में नहीं रह सकती। विवेक, जो अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर में रहता था, अनन्या को समझाने की कोशिश करता। वह कहता, अनन्या, मेरे माता पिता साधारण लोग हैं, हमें उनके साथ तालमेल बिठाकर रहना होगा। लेकिन अनन्या उसकी बातों को अनसुना कर देती। वह चाहती थी कि विवेक उसे घुमाए, उसके शौक पूरे करे, लेकिन विवेक ऐसा नहीं कर पाता था क्योंकि वह अपनी पढ़ाई और करियर पर ध्यान दे रहा था। समय के साथ दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। अनन्या के ससुराल वालों ने उसके पिता रमेश को फोन करके शिकायत की कि अनन्या उनकी बात नहीं मानती और अपने शौक पूरे करने की जिद करती है। रमेश ने जवाब दिया कि अनन्या उनकी इकलौती बेटी है और उसे लाड प्यार से पाला गया है, इसलिए ससुराल वालों को उसकी हर इच्छा पूरी करनी चाहिए। लेकिन विवेक के परिवार को यह बात ठीक नहीं लगी। 6 महीने बीतने के बाद अनन्या को पता चला कि वह गर्भवती है। उसने अपने पिता को फोन किया और कहा कि वह अब ससुराल में नहीं रह सकती क्योंकि वहां का रहन सहन उसके लायक नहीं है। रमेश ने उसे अपने घर बुला लिया और समझाने की कोशिश की कि समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अनन्या अपनी पुरानी आदतों को नहीं छोड़ पाई। वह अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टियों में जाती, महंगे होटलों में खाना खाती और यह भूल गई कि वह अब एक शादीशुदा महिला है और मां बनने वाली है। इधर विवेक ने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी कर ली
और उसे हिमाचल के एक बड़े अस्पताल में डॉक्टर की नौकरी मिल गई। लेकिन अनन्या को अब लगने लगा कि विवेक उसके लायक नहीं है। उसने अपने दोस्तों के कहने पर विवेक से तलाक के लिए कोर्ट में अर्जी दे दी। विवेक और रमेश ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अनन्या किसी की नहीं मानी। आखिरकार दोनों का तलाक हो गया। तलाक के बाद अनन्या अपने मायके में रहने लगी। वह अपने दोस्तों के साथ पहले की तरह घूमती फिरती रही, लेकिन जैसे जैसे उसकी गर्भावस्था बढ़ती गई, उसके दोस्त उससे दूरी बनाने लगे। वे कहते कि अब अनन्या के साथ घूमना ठीक नहीं लगता, क्योंकि उसका पेट बाहर निकल आया है। अनन्या को एहसास हुआ कि उसके दोस्त उसका साथ नहीं देंगे। वह अकेली पड़ गई। जब अनन्या की डिलीवरी का समय नजदीक आया तो उसे असहनीय दर्द होने लगा। रमेश ने तुरंत एम्बुलेंस बुलाई और उसे उसी अस्पताल में भर्ती करवाया जहां विवेक डॉक्टर था। अस्पताल पहुंचते ही अनन्या दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनकर सारे स्टाफ और डॉक्टर बाहर आए, जिसमें विवेक भी शामिल था। जब विवेक ने अनन्या को देखा तो वह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विवेक ने तुरंत नर्सों को डिलीवरी वार्ड तैयार करने को कहा और अनन्या को एक महिला डॉक्टर के हवाले कर दिया। उसने महिला डॉक्टर से विनती की कि वह अनन्या की जान बचा ले, लेकिन जांच के बाद पता चला कि अनन्या के शरीर में खून की भारी कमी है और बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के डिलीवरी संभव नहीं है। रमेश ने ब्लड बैंक में संपर्क किया, लेकिन अनन्या का ब्लड ग्रुप वहां उपलब्ध नहीं था। महिला डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर 1 घंटे के अंदर ब्लड का इंतजाम नहीं हुआ तो अनन्या और उसके बच्चे की जान खतरे में पड़ सकती है। विवेक ने बिना समय गंवाए कई अस्पतालों में फोन किए, लेकिन कहीं से भी ब्लड नहीं मिला। आखिरकार उसने महिला डॉक्टर से कहा, मैडम, मेरा ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव है, मेरे खून का इस्तेमाल कर लीजिए। विवेक ने अपना खून दान किया, जिसके बाद अनन्या की डिलीवरी संभव हो पाई। अनन्या ने एक स्वस्थ बेटे को जन्म दिया, जो दिखने में बिल्कुल विवेक जैसा था। डिलीवरी के बाद जब अनन्या को होश आया तो वह अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश हुई। उसने महिला डॉक्टर का धन्यवाद किया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, बेटी, मेरा नहीं, उस डॉक्टर का धन्यवाद करो जिसने तुम्हें खून दिया। जब अनन्या ने पूछा कि वह डॉक्टर कौन है, तो विवेक को बुलाया गया। अनन्या ने जब विवेक को देखा तो वह चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि जिस पति को उसने तलाक दे दिया था, उसी ने उसकी जान बचाई। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बिस्तर पर लेटी थी। उसके बगल में उसका नवजात बेटा सो रहा था, जो दिखने में बिल्कुल विवेक जैसा था। सामने खड़ा विवेक, जिसने अभी अभी उसकी जान बचाई थी, उसे देखकर अनन्या का दिल भारी हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होने लगा। उसने सोचा कि जिस पति को उसने तलाक दे दिया, जिसे वह बार बार गरीब और साधारण कहकर ताने मारती थी, उसी ने बिना किसी शिकायत के उसकी और उसके बच्चे की जान बचाई। अनन्या की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कांपते हाथों से विवेक की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, विवेक, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत किया, फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मुझे माफ कर दो। विवेक ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा गंभीर था, लेकिन उसकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। वह बोला, अनन्या, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था। तुम मेरे बच्चे की मां हो। मैं तुम्हें और अपने बच्चे को यूं ही नहीं छोड़ सकता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुमने जो किया उसने मेरे परिवार को बहुत ठेस पहुंचाई। मेरे माता पिता ने तुम्हें बेटी की तरह अपनाया था, लेकिन तुमने उनकी भावनाओं की कद्र नहीं की। अनन्या की सिसकियां और तेज हो गईं। वह बिस्तर पर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी, लेकिन दर्द के कारण वह पूरी तरह नहीं उठ पाई। उसने हाथ जोड़कर कहा, विवेक, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया है। मैं अपने दोस्तों के बहकावे में आ गई थी। मुझे लगा था कि मेरे शौक, मेरी आज़ादी ही मेरी जिंदगी है, लेकिन आज जब मैं इस बच्चे को देख रही हूं, मुझे समझ आ रहा है कि मैं कितनी गलत थी। मेरे दोस्तों ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे फिर भी नहीं छोड़ा। तभी वार्ड में अनन्या के पिता रमेश शर्मा भी आ गए। उन्होंने सारी बातें सुन ली थीं। वह विवेक के पास गए और हाथ जोड़कर बोले, बेटा विवेक,
मैं जानता हूं कि मेरी बेटी ने बहुत गलतियां की हैं। मैंने ही उसे इतना लाड प्यार दिया कि वह सही गलत का फर्क भूल गई। लेकिन आज तुमने जो किया, उसने मुझे दिखा दिया कि तुम कितने बड़े दिल वाले इंसान हो। मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने बच्चे के लिए अनन्या को एक और मौका दो। विवेक चुप रहा। उसका मन उलझन में था। एक तरफ वह अपने बच्चे और अनन्या के भविष्य के बारे में सोच रहा था, तो दूसरी तरफ उसे अपने माता पिता की तकलीफ भी याद आ रही थी। उसने रमेश जी की ओर देखा और कहा, रमेश जी, मैं आपके दुख को समझता हूं, लेकिन अनन्या ने मेरे परिवार की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। मेरे माता पिता ने उसे अपनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसने उनकी बातों को कभी नहीं माना। मैं चाहता हूं कि अनन्या पहले खुद को बदले। अगर वह वाकई में अपनी गलतियों को सुधारना चाहती है, तो शायद हम इस रिश्ते को एक नया मौका दे सकें। अनन्या ने सिर झुकाकर कहा, विवेक, मैं वादा करती हूं कि मैं अब अपने शौक और पुरानी आदतों को छोड़ दूंगी। मैं तुम्हारे माता पिता का सम्मान करूंगी और इस बच्चे के लिए एक अच्छी मां बनूंगी। बस मुझे एक मौका दे दो। विवेक ने कुछ देर सोचा। उसका दिल अपने बच्चे के लिए पिघल रहा था। वह जानता था कि बच्चे को मां और पिता दोनों की जरूरत है। उसने कहा, ठीक है अनन्या, मैं तुम्हें एक मौका दूंगा, लेकिन यह आखिरी मौका होगा। तुम्हें मेरे परिवार के साथ तालमेल बिठाना होगा। मेरे माता पिता साधारण लोग हैं और हमें उनके साथ मिलकर रहना होगा। अनन्या ने राहत की सांस ली और आंसू पोंछते हुए कहा, मैं वादा करती हूं विवेक, मैं अब सब कुछ ठीक करूंगी। कुछ दिनों बाद अनन्या को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। विवेक उसे अपने घर ले गया। विवेक के माता पिता हरि सिंह और उनकी पत्नी अनन्या को देखकर थोड़ा हैरान हुए, लेकिन जब उन्हें पता चला कि अनन्या अपने बच्चे के साथ उनके घर लौट रही है, तो उनकी आंखें खुशी से चमक उठीं। हरि सिंह ने अनन्या को गले लगाया और कहा, बेटी, हम तुम्हें हमेशा अपनी बेटी की तरह ही चाहते थे। बस हमें यह दुख था कि तुम हमारी बात नहीं समझ रही थी, लेकिन अब तुम वापस आई हो, तो हम सब मिलकर एक नई शुरुआत करेंगे। अनन्या ने अपने सास ससुर के पैर छूकर उनसे माफी मांगी। उसने कहा, मैंने आप लोगों को बहुत दुख दिया, लेकिन अब मैं इस परिवार का हिस्सा बनकर रहना चाहती हूं। मैं अपने बच्चे के लिए और आप सभी के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगी। विवेक के घर में अब एक नया माहौल बनने लगा। अनन्या ने धीरे धीरे अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना शुरू कर दिया। वह सुबह जल्दी उठकर घर के कामों में हाथ बटाने लगी। वह अपने सास ससुर के साथ समय बिताती और अपने बच्चे की देखभाल में पूरी तरह से डूब गई। विवेक भी उसका साथ देता। वह अपने काम से समय निकालकर अनन्या और बच्चे के साथ समय बिताता। धीरे धीरे परिवार में प्यार और विश्वास फिर से लौटने लगा। लेकिन दोस्तों, यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ महीनों बाद एक नया मोड़ आया। अनन्या ने एक दिन विवेक से कहा कि वह फिर से पढ़ाई शुरू करना चाहती है। वह अपने पुराने सपनों को पूरा करना चाहती थी, लेकिन इस बार वह यह सब अपने परिवार के साथ तालमेल बिठाकर करना चाहती थी। विवेक ने उसका हौसला बढ़ाया और कहा, अनन्या, अगर तुम पढ़ाई करना चाहती हो तो मैं तुम्हारा पूरा साथ दूंगा, लेकिन इस बार हमें एक दूसरे का सम्मान करना होगा। अनन्या ने एक ऑनलाइन कोर्स में दाखिला लिया ताकि वह घर पर रहकर अपने बच्चे और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए पढ़ाई कर सके। विवेक के माता पिता भी उसकी इस कोशिश से खुश थे। उन्होंने देखा कि अनन्या वाकई में बदल रही है। वह अब न केवल एक अच्छी मां और बहू बन रही थी, बल्कि अपने सपनों को भी पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ा रही थी। अनन्या अब अपने परिवार के साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसका बेटा, जिसका नाम विवेक और उसने मिलकर आदित्य रखा था, अब उनकी जिंदगी का केंद्र बन चुका था। आदित्य की मुस्कान और मासूम हरकतें घर में खुशियों का माहौल ला रही थीं। अनन्या ने अपने ऑनलाइन कोर्स में पढ़ाई शुरू कर दी थी और वह अपने समय को इस तरह से मैनेज करती थी कि न तो बच्चे की देखभाल में कोई कमी आए और न ही सास ससुर की सेवा में। विवेक के माता पिता हरि सिंह और उनकी पत्नी अनन्या के इस बदलाव को देखकर बेहद खुश थे। वे अक्सर कहते, बेटी, तुमने हमें गलत साबित कर दिया। हमने सोचा था कि तुम कभी नहीं बदलोगी, लेकिन तुमने हमारा दिल जीत लिया। विवेक भी अनन्या के इस प्रयास को देखकर गर्व महसूस करता था।
वह अपने अस्पताल के व्यस्त शेड्यूल के बावजूद हर रात आदित्य के साथ समय बिताता। वह उसे गोद में उठाकर घर के छोटे से बगीचे में टहलता और अनन्या को अपनी थकान भूलकर हल्के फुल्के किस्से सुनाता। घर में अब हंसी और प्यार का माहौल था। लेकिन दोस्तों, जिंदगी इतनी आसान कहाँ होती है। एक दिन अचानक एक ऐसा तूफान आया जिसने इस खुशहाल परिवार को फिर से हिला दिया। एक सर्द सुबह, जब शिमला की वादियों में कोहरा छाया हुआ था, विवेक को अस्पताल से एक इमरजेंसी कॉल आया। एक बड़ा हादसा हुआ था। एक बस पहाड़ी रास्ते पर पलट गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। विवेक ने तुरंत अपनी मेडिकल किट उठाई और अनन्या से कहा, मुझे जाना होगा, ये मरीजों की जिंदगी का सवाल है, तुम आदित्य का ख्याल रखना। अनन्या ने उसका हाथ पकड़कर कहा, विवेक, तुम जाओ, लेकिन प्लीज अपना ध्यान रखना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। विवेक अस्पताल पहुंचा, जहां घायलों की चीखें गूंज रही थीं। उसने बिना रुके मरीजों का इलाज शुरू किया। घंटों तक वह ऑपरेशन थिएटर में रहा, एक के बाद एक जिंदगियां बचाता रहा। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको चौंका दिया। एक मरीज जो गंभीर रूप से घायल था, उसे तुरंत ब्लड की जरूरत थी। उसका ब्लड ग्रुप दुर्लभ था और अस्पताल के ब्लड बैंक में वह उपलब्ध नहीं था। विवेक ने बिना समय गंवाए अपने सहयोगियों से कहा, मेरा ब्लड ग्रुप मैच करता है, मेरा खून लो। यह वही ब्लड ग्रुप था जो उसने अनन्या की डिलीवरी के समय दान किया था। विवेक ने उस मरीज को अपना खून दिया और उसकी जान बच गई। लेकिन इस प्रक्रिया में विवेक की तबीयत अचानक बिगड़ गई। लगातार काम करने की थकान और खून देने के बाद उसका शरीर कमजोर पड़ गया। वह ऑपरेशन थिएटर में ही बेहोश हो गया। अस्पताल के स्टाफ ने तुरंत उसे आईसीयू में शिफ्ट किया। जब यह खबर अनन्या तक पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह आदित्य को अपनी सांस के हवाले छोड़कर तुरंत अस्पताल पहुंची। अस्पताल में अनन्या ने विवेक को बेहोश देखा। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और डॉक्टर उसका इलाज कर रहे थे। अनन्या की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह विवेक के बेड के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसने विवेक का हाथ पकड़ा और कहा, विवेक, तुमने एक बार फिर किसी की जान बचाई, लेकिन अपनी जान को खतरे में डाल दिया। मैं तुम्हें खो नहीं सकती। तुम मेरे लिए ही नहीं, आदित्य के लिए भी सब कुछ हो। प्लीज वापस आ जाओ। उसी वक्त वहां मौजूद एक सीनियर डॉक्टर ने अनन्या को बताया, विवेक ने न सिर्फ उस मरीज की जान बचाई, बल्कि उस हादसे में कई और लोगों को भी बचाया। वह एक सच्चा डॉक्टर है जो अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना दूसरों की जिंदगी बचाता है। लेकिन अब उसे आराम और देखभाल की जरूरत है। अनन्या ने सिर झुकाकर कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपने पति की हर तरह से देखभाल करूंगी, बस आप उसे ठीक कर दीजिए। कई घंटों की मेहनत के बाद विवेक को होश आया। उसने धीरे से आंखें खोलीं और अनन्या को अपने पास बैठा देखा। अनन्या की आंखें लाल थीं और उसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। विवेक ने कमजोर आवाज में कहा, अनन्या, तुम रो क्यों रही हो? मैं तो ठीक हूं। अनन्या ने उसका हाथ कसकर पकड़ा और कहा, विवेक, तुमने मुझे एक बार फिर दिखा दिया कि इंसानियत क्या होती है। मैंने तुम्हें इतना दुख दिया, फिर भी तुमने मुझे और हमारे बच्चे को हमेशा अपनाया। आज तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर किसी और की जिंदगी बचाई। मैं तुम पर गर्व करती हूं। विवेक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अनन्या, मैंने वही किया जो मेरा फर्ज था, लेकिन अब मुझे तुमसे और आदित्य से एक वादा चाहिए। तुम दोनों मेरे लिए सबसे कीमती हो। मेरे लिए जियो और हमारे परिवार को हमेशा साथ रखो। इस घटना ने अनन्या के दिल को और गहराई से छू लिया। उसने ठान लिया कि वह अब न सिर्फ अपने परिवार की देखभाल करेगी, बल्कि विवेक के सपनों को भी पूरा करने में उसका साथ देगी। उसने फैसला किया कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक सामाजिक कार्यकर्ता बनेगी, ताकि वह उन लोगों की मदद कर सके जो समाज में उपेक्षित हैं। वह चाहती थी कि आदित्य को भी वही संस्कार मिले जो विवेक में थे, दूसरों की मदद करने का जज्बा और इंसानियत की भावना। लेकिन दोस्तों, कहानी में अभी एक और ट्विस्ट बाकी था। कुछ दिन बाद, जब विवेक पूरी तरह ठीक हो गया, एक दिन अनन्या के पास एक पुराना दोस्त आया। यह वही दोस्त था जिसके बहकावे में अनन्या ने विवेक से तलाक ले लिया था। उसका नाम था रिया। रिया ने अनन्या से कहा, अनन्या,
मैंने सुना कि तुम फिर से विवेक के साथ रह रही हो। तुमने इतना बोरिंग लाइफ क्यों चुना? तुम तो पहले इतनी फ्री थीं, पार्टियों में मस्ती करती थीं। अब ये सब घर गृहस्थी में क्यों फंस गई? अनन्या ने रिया की बात सुनी और एक गहरी सांस ली। उसने शांत स्वर में कहा, रिया, तुमने मुझे हमेशा आजादी के नाम पर भटकाया। मैंने तुम्हारी बात मानकर अपने पति और परिवार को खोने की गलती की थी, लेकिन आज मैं समझ चुकी हूं कि असली आजादी वो नहीं जो तुम समझती हो। असली आजादी है अपने परिवार के साथ प्यार से रहना, अपने बच्चे की परवरिश करना और अपने पति के सपनों को साकार करने में उसका साथ देना। मैं अब बहुत खुश हूं और तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। रिया चुपचाप वहां से चली गई, लेकिन अनन्या के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। अनन्या ने उस दिन अपने अतीत को पूरी तरह अलविदा कह दिया। वह अब अपने परिवार के साथ एक नई जिंदगी जी रही थी, लेकिन क्या यह खुशी हमेशा बनी रहेगी या जिंदगी में कोई और इम्तिहान इंतजार कर रहा था? अनन्या ने रिया को विदा कहकर अपने अतीत के आखिरी पन्ने को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उस दिन के बाद उसने अपने परिवार और अपने बच्चे आदित्य के लिए जीने का संकल्प लिया। शिमला की ठंडी वादियों में अब उसका घर प्यार और विश्वास की गर्माहट से भरा हुआ था। विवेक के माता पिता हरि सिंह और उनकी पत्नी अनन्या के इस बदलाव को देखकर बेहद खुश थे। वे अक्सर अपने पड़ोसियों से कहते, हमारी बहू अब हमारी बेटी बन गई है। उसने हमें दिखा दिया कि इंसान चाहे तो अपनी गलतियों से सीखकर जिंदगी को नया रंग दे सकता है। विवेक भी अनन्या के इस परिवर्तन से प्रभावित था। वह अब हर रात घर लौटने पर अनन्या के साथ अपने दिन के अनुभव साझा करता। दोनों मिलकर आदित्य को प्यार से पालने लगे। अनन्या ने अपने ऑनलाइन कोर्स में पूरी मेहनत शुरू कर दी थी। वह सामाजिक कार्यकर्ता बनने का सपना देख रही थी, ताकि वह उन लोगों की मदद कर सके जो समाज में उपेक्षित हैं। विवेक उसका हर कदम पर साथ देता। वह कहता, अनन्या, मुझे तुम पर गर्व है। तुम न सिर्फ एक अच्छी माँ और पत्नी बन रही हो, बल्कि समाज के लिए भी कुछ करना चाहती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। समय बीतता गया और आदित्य अब 1.5 साल का हो चुका था। वह घर में इधर उधर दौड़ता, अपनी मासूम हंसी से सबके चेहरों पर मुस्कान लाता। एक दिन अनन्या अपने कोर्स के प्रोजेक्ट के लिए शिमला के एक अनाथालय में गई। वहां वह बच्चों के लिए एक कार्यशाला आयोजित कर रही थी, जिसमें उन्हें पढ़ाई और जीवन कौशल सिखाए जा रहे थे। वहां उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से हुई जिसने अनन्या के दिल को गहरे तक छू लिया। उस महिला का नाम था सुनैना, जो अनाथालय में स्वयंसेवक के रूप में काम करती थी। सुनैना की कहानी सुनकर अनन्या की आंखें नम हो गईं। सुनैना ने बताया कि वह भी कभी एक संपन्न परिवार की बेटी थी, लेकिन अपने गलत फैसलों और दोस्तों के बहकावे में आकर उसने अपने परिवार को खो दिया। उसने अनन्या से कहा, बेटी, मैंने तुम्हारी तरह ही गलतियां की थीं। मैंने अपने पति और बच्चों को छोड़ दिया, क्योंकि मुझे लगा कि मेरी आजादी ही सब कुछ है। लेकिन आज मैं अकेली हूं। ये अनाथ बच्चे ही मेरा परिवार हैं। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें अपने परिवार को वापस पाने का मौका मिला। सुनैना की बातों ने अनन्या को झकझोर दिया। उसने उस रात विवेक से यह सारी बात साझा की। उसने कहा, विवेक, सुनैना की कहानी ने मुझे मेरे पुराने दिनों की याद दिला दी। अगर तुमने मुझे माफ न किया होता तो शायद मैं भी सुनैना की तरह अकेली रह जाती। मैं तुम्हारी और इस परिवार की जितनी आभारी हूं, उसे शब्दों में बयान नहीं कर सकती। विवेक ने उसका हाथ थामा और कहा, अनन्या, जो बीत गया उसे भूल जाओ। अब हमारा भविष्य हमारे सामने है। हमें आदित्य के लिए और समाज के लिए बहुत कुछ करना है। कहानी अब एक और मोड़ लेने वाली थी। एक दिन जब अनन्या और विवेक अपने भविष्य की योजनाएं बना रहे थे, विवेक को एक पत्र मिला। यह पत्र अस्पताल के प्रशासन से था, जिसमें उसे सूचित किया गया कि उसे एक विशेष मेडिकल मिशन के लिए अफ्रीका भेजा जा रहा है। वहां एक महामारी फैल रही थी और डॉक्टरों की सख्त जरूरत थी। यह मिशन 6 महीने का था और यह बेहद जोखिम भरा था। विवेक के सामने एक बड़ा डिलेमा था। वह अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे अनन्या और आदित्य को छोड़ने का डर भी था। विवेक ने यह बात अनन्या के साथ साझा की। अनन्या पहले तो चुप रही। उसे डर था कि विवेक को कुछ हो गया
तो वह और आदित्य अकेले रह जाएंगे। लेकिन फिर उसने अपने डर पर काबू पाया और विवेक से कहा, विवेक, तुमने हमेशा दूसरों की जिंदगी बचाई है। तुम एक डॉक्टर हो और ये तुम्हारा कर्तव्य है। मैं और आदित्य तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम जाओ, लेकिन वादा करो कि तुम सुरक्षित लौटोगे। विवेक ने अनन्या को गले लगाया और कहा, मैं वादा करता हूं अनन्या, तुम और आदित्य मेरी ताकत हो। मैं जल्दी लौटूंगा। विवेक के जाने के बाद अनन्या ने पूरे साहस के साथ घर और बच्चे की जिम्मेदारी संभाली। उसने अपने सास ससुर के साथ मिलकर घर चलाया और अपने कोर्स को भी पूरा किया। उसने अनाथालय में सुनैना के साथ मिलकर और अधिक समय बिताना शुरू किया। वह बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ उनके लिए फंड जुटाने का काम भी करने लगी। इस दौरान उसने अपने पुराने दोस्तों को पूरी तरह भुला दिया और अपने परिवार और समाज के लिए जीने का फैसला किया। 6 महीने बाद विवेक सुरक्षित वापस लौटा। उसने अफ्रीका में न सिर्फ सैकड़ों लोगों की जान बचाई, बल्कि वहां के स्थानीय डॉक्टरों को भी प्रशिक्षित किया। जब वह शिमला लौटा तो हवाई अड्डे पर अनन्या, आदित्य और उसके माता पिता उसका इंतजार कर रहे थे। आदित्य ने अपने छोटे छोटे हाथों से विवेक को गले लगाया और अनन्या की आंखें खुशी से छलक पड़ीं। विवेक ने देखा कि अनन्या ने इन 6 महीनों में न सिर्फ घर संभाला, बल्कि अनाथालय के लिए एक छोटा सा स्कूल शुरू करने की पहल भी की थी। उसने अपने कोर्स को पूरा किया और अब वह एक प्रमाणित सामाजिक कार्यकर्ता बन चुकी थी। विवेक ने अनन्या को गले लगाकर कहा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया अनन्या। मैंने सोचा था कि तुम मेरे बिना टूट जाओगी, लेकिन तुमने तो खुद को और हमारे परिवार को एक नई ऊंचाई दी है। अनन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, विवेक, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। तुमने मुझे सिखाया कि जिंदगी का असली मतलब दूसरों के लिए जीना है। मैंने अपनी गलतियों से सीखा और आज मैं इस परिवार और समाज के लिए कुछ करना चाहती हूं। कहानी अब अपने अंत की ओर बढ़ रही थी। कुछ साल बाद अनन्या और विवेक ने मिलकर शिमला में एक छोटा सा अस्पताल और अनाथालय के लिए स्कूल बनाया। इस अस्पताल में गरीबों का मुफ्त इलाज होता था और स्कूल में उन बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी जिनके पास कोई सहारा नहीं था। आदित्य अब स्कूल जाने लगा था और अपने माता पिता की तरह ही दूसरों की मदद करने का सपना देखता था। एक दिन अनन्या और विवेक अपने स्कूल के वार्षिक समारोह में बैठे थे। वहां सुनैना भी मौजूद थी, जो अब अनन्या की सबसे अच्छी दोस्त बन चुकी थी। समारोह में बच्चों ने एक नाटक प्रस्तुत किया जिसमें एक ऐसी लड़की की कहानी थी जो अपनी गलतियों से सीखकर अपने परिवार और समाज के लिए प्रेरणा बनी। नाटक देखते हुए अनन्या की आंखें नम हो गईं। उसने विवेक का हाथ थामा और कहा, यह मेरी कहानी है विवेक। तुमने मुझे माफ करके और मेरा साथ देकर मुझे एक नई जिंदगी दी। विवेक ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं अनन्या, ये हमारी कहानी है। हमने एक दूसरे को बदला और एक दूसरे को पूरा किया। दोस्तों, अनन्या और विवेक की कहानी हमें सिखाती है कि गलतियां हर इंसान से होती हैं, लेकिन जो उन गलतियों से सीखकर अपने जीवन को बेहतर बनाता है, वही सच्चा इंसान है। यह कहानी हमें बताती है कि परिवार, प्यार और विश्वास से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगर हम अपने अहंकार और गलत संगत को छोड़ दें, तो हमारी जिंदगी में भी एक नया सवेरा आ सकता है। अनन्या और विवेक ने न सिर्फ अपने रिश्ते को बचाया, बल्कि समाज के लिए भी एक मिसाल कायम की।